रोकथाम तो कर ही सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कि धांधली इस हद तक ना हो सके कि बीजेपी वहां पे सरकार बना सके। कोर्ट के आदेश को निरस्त करने के लिए बीजेपी की सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर कानूनी बदल दिया। यह राहुल गांधी जी को शायद अभी तक बताया नहीं गया है कि जयराम रमेश साहब, जो उन्हीं के पार्टी में एक बड़े नेता हैं, जो जिन्हें हम स्लीपर सेल कहते हैं और वो हैं भी, उन्होंने हमारे इस मतपत्र वापस लाने के आंदोलन को 4.5 महीने तक डिले किया सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल के। उसकी वजह से 4.5 महीने देरी हुई, लेकिन उस जाल से भी जयराम रमेश साहब के हम 17 अप्रैल को बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट से हमने वो क्लैरिफिकेशन ले ली कि जयराम रमेश साहब की जो पिटीशन है उसकी वजह से हमारे हाई कोर्ट की पिटीशन, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पिटीशन में भी कोई रुकावट नहीं आई। कि चुनाव आयोग ने जो स्वयं घोषित, उनका स्वयं घोषित जो प्रोसीजर है, जो तरीका है चुनाव कराने का और चुनाव की सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी करने का, उसकी कॉपी कानूनी रूप से एक नागरिक का, और क्योंकि महमूद प्राचा भी एक नागरिक है जिसने इसमें कानूनी कार्रवाई कर रखी है, उसका अधिकार है वो वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज ऑफ फॉर्म 17C दे दे। और अगर उस सीसीटीवी फुटेज वीडियोग्राफी में और फॉर्म 17C के माध्यम से यस नजर आ जाता है जनता को, मैं कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही करूंगा, ये रही वीडियोग्राफी, जनता देखे और खुद फैसला करे कि क्या मशीनें बदली जा रही है नहीं बदली जा रही, क्या मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है नहीं हो रही, क्या सिंबल लोडिंग यूनिट के टाइम पे चारों के चारों उपकरण जो है सिंबल लोडिंग यूनिट, बीयू, सीयू और वीवीपैट जोड़े जाते हैं एक साथ या नहीं जोड़े जाते, क्या अलग अलग समय पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है मशीनों के आसपास मंडराते हैं या नहीं मंडराते, ये सभी बातें क्या चुनाव आयोग ने अपना ही प्रोटोकॉल फॉलो किया नहीं किया, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी के फुटेज के माध्यम से नजर आ जाएगा। ईमानदार पत्रकारों को जय भीम। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से और देश की जनता की वजह से जो मतपत्र द्वारा चुनाव कराने का जो एक देश की जनता की मांग है, वो एक बार फिर मुख्य बिंदु बन गई है देश का, और उसका श्रेय मैं समझता हूं सबसे ज्यादा आप लोगों को जाता है जो आप ईमानदार पत्रकार हो। आप लोगों को याद होगा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 1 तारीख को की थी और ये ऐलान किया था कि 14 जून को मतपत्र वापस लाने के लिए और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उससे चुनाव बैन कराने के लिए हम लोगों ने एक जंतर मंतर पे आने वाली 14 जून को 11 बजे एक कंसल्टेटिव मीटिंग रखी है अपने सभी साथियों की। 14 जून को 11 बजे जंतर मंतर पे ये ऐलान हमने 1 तारीख को किया था। उसके कुछ ही दिनों बाद 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक, बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं बहन मायावती जी, उन्होंने ये बात मुखरता से कही है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट द्वारा चुनाव होता है वो जो सभी विपक्षी पार्टियां जिसका विरोध कर रही हैं वो भी उसमें विरोध अपना दर्ज कराती हैं और उन सबके साथ वो भी ये बात कहती हैं कि इस तरीके से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की कि मतपत्र से चुनाव होना चाहिए और जैसे ही मतपत्र से चुनाव होगा वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के अच्छे दिन आ जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के सहयोग से और देश की जनता के सहयोग से मायावती साहिबा को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई है कि बहुजन समाज जैसी बड़ी पार्टी को छोटी पार्टी बनाने में आरएसएस और बीजेपी ने इन उपकरणों का प्रयोग किया है। वरना बहुजन समाज पार्टी भले ही कितने भी स्लीपर सेल उसमें आ जाए मिश्रा जी जैसे,
उसको इतना कमजोर कभी नहीं कर सकते थे। मुझे बहुत खुशी है और इस बात की मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता हूं। मैं मायावती जी से यह भी गुजारिश करूंगा कि 14 जून को हमारा जो जंतर मंतर पे एक मंत्रणा का प्रोग्राम है और उसके बाद हम सब लोग बिहार जाएंगे। पटना में एक बड़ा प्रोग्राम 14 तारीख को ही अनाउंस करेंगे और उसके बाद बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतपत्र वापस लाने के लिए चुनाव मतपत्र से ही होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन, बिहार में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। उसमें वो अपना सहयोग करें और किसी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को भेजें ताकि हम लोग उनका सहयोग प्राप्त कर सके, देश की जनता उनका सहयोग प्राप्त कर सके, उनकी पार्टी का सहयोग प्राप्त कर सके। ये एक बहुत बड़ी जो है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और मैं ये समझता हूं बहन मायावती जी का सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सबसे बड़ा एक सबको, हमारे हर एक देशवासी को राजा बनने का जो अवसर दिया था, एक वोट का अधिकार देके, बराबर का एक वोट का अधिकार सबको देके, ये उपकरणों द्वारा चुनाव जो कराया जाता है वो उस अधिकार को छीनने के लिए कराया जाता है। तो बाबा साहब के एक मत के बराबर के अधिकार की सबसे बड़ी जो उस पर चोट पहुंचाने का काम है, ये उपकरण वाली चुनाव कराती है। तो मैं ये समझता हूं बसपा का तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब की वजह से वैसे भी है, क्योंकि बाकी सब लोग तो अभी कुछ दिन से ही बाबा साहब का नाम लेना मुखरता से शुरू हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो बाबा साहब के जो आदर्श हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए ही बनी ही थी। उसकी संरचना ही काशीराम साहब ने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए ही की थी। उसके साथ एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। राहुल गांधी साहब जो हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं, मतलब लोकसभा में, और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी जी, उनसे भी ज्यादा संख्या में लोगों ने विपक्ष का नेता होने की लोकसभा में जिम्मेदारी उनकी लगाई है। तो वो कहीं ना कहीं 60% देश की जनता की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उन्होंने भी एक लेख लिखा और उस लेख में 5 बिंदु उन्होंने उठाए। पहला बिंदु कि चुनाव आयोग की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है और वो बीजेपी और आरएसएस अपनी मनमर्जी का चुनाव आयुक्त बना रही है। एक, 2 के वोटर लिस्ट में धांधली होती है। तो 3, वोटिंग परसेंटेज प्रोविजनल, जो 5 बजे की वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग जो जिसकी घोषणा करता है और उसके अगले दिन जो घोषणा करता है उसमें 8% तक का बढ़ोतरी हो जाती है। ये तीसरा। और चौथा कि भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव वोटिंग करा के, मतलब बूथ वाइज बोगस पोलिंग करा के, बोगस वोटिंग करा के चुनाव जीतती है। और 5वां, वो देश की जनता से जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो छुपाती है। सीसीटीवी और वीडियोग्राफी ना देके राहुल गांधी जी ने अपने एडिटोरियल में मेरा नाम तो नहीं लिखा, शायद जो स्लीपर सेल्स हैं उन्होंने रोक लिया होगा राहुल गांधी जी को मेरा नाम लिखने से अपने एडिटोरियल में, और मुझे उसकी कोई तकलीफ भी नहीं है। लेकिन मेरे वाले केस का जिक्र जरूर किया कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जो आदेश हुआ था वो मेरे वाले ही केस में हुआ था। और इंडियन एक्सप्रेस ने अगले दिन जो राहुल गांधी जी के एडिटोरियल के खिलाफ अपने फ्रंट पेज पे जो एक अपना निष्कर्ष छापा, उसमें मेरा नाम लिखा था उन्होंने, पर राहुल गांधी जी के एडिटोरियल में मेरा नाम, मेरे केस का नाम नहीं था। उसका जिक्र जरूर था। उस कोर्ट के आदेश को निरस्त करने के लिए बीजेपी की सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर कानूनी बदल दिया। ये राहुल गांधी जी को शायद अभी तक बताया नहीं गया है कि जयराम रमेश साहब, जो उन्हीं के पार्टी में एक बड़े नेता हैं, जो जिन्हें हम स्लीपर सेल कहते हैं, और वो हैं भी,
उन्होंने हमारे इस मत पत्र वापस लाने के आंदोलन को 4.5 महीने तक डिले किया, सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल के, उसकी वजह से 4.5 महीने देरी हुई। लेकिन उस जाल से भी जयराम रमेश साहब के हम 17 अप्रैल को बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट से हमने वो क्लैरिफिकेशन ले ली कि जयराम रमेश साहब की जो पिटीशन है उसकी वजह से हमारे हाई कोर्ट की पिटीशन, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पिटीशन में भी कोई रुकावट नहीं आई। वरना चुनाव आयोग हर जगह यही कह रहा था कि राजा साहब की कोई भी पिटीशन ना सुनी जाए, क्योंकि जयराम रमेश साहब की सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है उसका इंतजार किया। खैर ये भी हो गया। उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट भी किया। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पहले 4 पॉइंट राहुल गांधी जी के थे, उसका बड़े ही मुखरता से चुनाव आयोग ने इनडायरेक्टली उसका विरोध किया है और ये बोला है कि राहुल गांधी जी ने तथ्यों के आधार पर बात नहीं लिखी है और उनको शायद तथ्य पता ही नहीं है। उनका जो ईगल ग्रुप है, जो बहुत ही एक्सपर्ट ग्रुप बता के उनको बनाया गया है चुनाव में धांधलियां रोकने के लिए, उन्होंने राहुल गांधी जी के डिफेंस में कोई बात अभी तक नहीं कही है। चुनाव आयोग को गलत ठहराया नहीं है। जो चुनाव आयोग ने अपना राहुल गांधी जी का जो एडिटोरियल था उसको झूठा ठहराया है। इसको झूठा ठहराने के लिए मुश्किल से 10 ही मिनट लगेंगे अगर कोई समझदार व्यक्ति हो कि चुनाव आयोग राहुल गांधी जी के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहा है। लेकिन ईगल ग्रुप ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने तथ्यात्मक आधार पे कुछ ऐसा कहा है। अगर वो चाहें तो प्यारेलाल गर्ग साहब हैं, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, क्योंकि उनका सारा डेटा तो वहीं से आता ना ईगल ग्रुप का। पैसे भले ही वो कितने खर्च करा लें कांग्रेस पार्टी के, लेकिन डेटा तो सारा प्यारेलाल गर्ग साहब से ही वो एक तरीके से प्लेजरिज्म करते हैं। तो उनसे ही पूछ लें, वो उसका जवाब बता देंगे कि किस प्रकार से चुनाव आयोग बिल्कुल झूठ बोल रहा है और राहुल गांधी जी ने जो तथ्य जनता के सामने लाए हैं वो सही है। लेकिन 5वां मुद्दा जो राहुल गांधी जी ने उठाया अपने एडिटोरियल में, उसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। ना एएनआई के अपने जो छदम रूप से उन्होंने अपना बयान छपाया है जो भी किया है, ना इंडियन एक्सप्रेस के अगले दिन के न्यूज आर्टिकल में उस बारे में कोई भी जवाब दे पाया है चुनाव आयोग, ना ही इंडियन एक्सप्रेस की जो खोजी पत्रकारिता थी वो भी। तो मेरा राहुल गांधी जी से, मायावती जी ने तो एकदम सही बात पकड़ी ली है, पेपर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। राहुल गांधी जी से भी मेरा नम्र निवेदन है कि अपने स्लीपर सेल्स की बातों को कुछ समय के लिए नजरअंदाज करें। पेपर बैलेट की डिमांड एक ऐसी डिमांड है जिसमें कोई भी कमी चुनाव आयोग नहीं निकाल सकता। और उससे भी बड़ी बात, जो हम लोगों के केस हैं, मेरे जो केस हैं, वो 2 लाइनों पे बेस्ड है, सिर्फ 2 लाइनें। इसका कोई जवाब ना मोदी जी के पास है, ना आरएसएस के पास है, ना चुनाव आयोग के पास है। और यही हमारा आंदोलन है कि हम चुनाव आयोग की सारी बातों को एकदम सफेद झूठ उन्हीं द्वारा दी गई मटेरियल से साबित कर सकते हैं। 2 लाइनों की बात है। पहली कि चुनाव आयोग ने जो स्वयं घोषित जो प्रोसीजर है, जो तरीका है चुनाव कराने का और चुनाव की सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी करने का, उसकी कॉपी कानूनी रूप से एक नागरिक का, और क्योंकि महमूद प्राचा भी एक नागरिक हैं जिसने इसमें कानूनी कार्रवाई कर रखी है, उसका अधिकार है वो वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C दे दे। और अगर उस सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी में और फॉर्म 17C के माध्यम से ये नजर आ जाता है जनता को, मैं कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही करूंगा, ये रही वीडियोग्राफी, जनता देखे और खुद फैसला करे कि क्या मशीनें बदली जा रही हैं नहीं बदली जा रही, क्या मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है नहीं हो रही, क्या सिंबल लोडिंग यूनिट के टाइम पे चारों के चारों उपकरण जो है, सिंबल लोडिंग यूनिट, बीयू, सीयू और वीवीपैट जोड़े जाते हैं एक साथ या नहीं जोड़े जाते, क्या अलग अलग समय पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है मशीनों के आसपास मंडराते हैं या नहीं मंडराते, ये सभी बातें क्या चुनाव आयोग ने अपना ही प्रोटोकॉल फॉलो किया नहीं किया, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी के फुटेज के माध्यम से नजर आ जाएगा। एक ही डिमांड है, बस एक ही, इसका कोई जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। और इस चीज को रोकने के लिए वो कानून बदलने की हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो कानून बदल के भी, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उस कानून को बदल के भी वो वीडियोग्राफी देने से हमें नहीं रोक सकते। हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगा रहे हैं और
उसका नोटिस हम पहले दे चुके हैं सबको, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा के सीईओ को भी और हर एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी। तो अगर एक ही पॉइंट रखा जाएगा, और ये सब हम क्यों दिखा रहे हैं कि इन उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कितनी धांधली होती है, और उसको कहने का मतलब हमारा क्या है, धांधली दिखा के जनता और मजबूती से सड़कों पे आए और बोले पेपर बैलेट से चुनाव चाहिए, हमें इन उपकरणों द्वारा चुनाव चाहिए ही नहीं। बस 2 लाइन का सारा आंदोलन है। इसके बारे में ना पूरी आरएसएस कुछ कह पा रही है, ना मोदी जी और अमित शाह जी, ना ही चुनाव आयोग। तो क्यों हमें ऐसी बातों में जाना है? पहले 4 पॉइंट जो राहुल गांधी जी के हैं, जिसपे हम लोग ये कहते रहेंगे कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, और चुनाव आयोग ये बोलेगा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। क्यों पढ़ना है इस आर्ग्यूमेंटेटिव बात में, सब्जेक्टिव बात में जाना क्यों है? सीधी बात करें ना। 5वां पॉइंट, वीडियोग्राफी दो, और वीडियोग्राफी जनता देखे और जनता खुद देख ले चुनाव आयोग क्या अपने कानून के हिसाब से चुनाव करा रहा है या नहीं करा रहा। मैटर फिनिश। तो यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्लीपर सेल को दूर भगाओ, बसपा वाले जो पार्टी है, बसपा में भी मिश्रा जी को दूर करें, और यहां जयराम रमेश जी, वेणुगोपाल और अब तो बहुत सारे जो ईगल ग्रुप में भी हैं, 1-2 को छोड़ के, उनको भी दूर भगाएं और पेपर बैलेट की डिमांड पे वापस आए। अब कल मैं नागपुर जा रहा हूं, नागपुर में कल जा रहा हूं, और वहां पे चुनाव जो है उसकी 2 पिटीशंस में आर्ग्यू करने जा रहा हूं। तो अदालतों में भी हम ये बात पूरी तरीके से उजागर करने वाले हैं कि क्या मशीनों द्वारा, ये जो उपकरणों द्वारा चुनाव हुआ है, वो सही है या गलत है, ये जनता अपने आप से देख ले। तो बहुत दिन पहले हम लोगों ने 70 से ज़्यादा पिटीशंस जो हैं, हमारे कहने पे ही और हमारे कन्विंस करने पे ही 70 से ज़्यादा और करीब 100 के करीब पिटीशंस डली हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार, जो ये उपकरणों द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो अगर 100 सीटों पे चुनाव रद्द होते हैं तो इसका महत्व आप पूरे देश में क्या पड़ेगा ये समझ सकते हैं। उसी प्रकार से चुनाव आयोग उसी प्रकार से जो बिहार में चुनाव कराना चाहता है वो मतपत्र से कराए, उस आंदोलन को भी कितना बल मिलेगा। मेरी ये बात पूरी जिम्मेदारी और पूरे विश्वास के साथ ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव मतपत्र से होंगे बिहार में, तो तेजस्वी यादव साहब को, राहुल गांधी साहब को और लेफ्ट की पार्टियों का जो ये गठबंधन है, इसको ज्यादा कैंपेनिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता इन्हें खुद ही जिता देगी हर सीट पे, ऑलमोस्ट सारी सीटों पे। तो जरूरत इस बात की है कि इतनी मेहनत करके जो जनता को कन्विंस करने में मेहनत लगा रहे हैं, चुनाव में मत जो है गिनने में, मतों को सुरक्षित रखने में ज्यादा ध्यान लगाएं। अगर ये चुनाव हम मतपत्र से कराने में नाकामयाब भी हो जाते हैं बिहार में, कम से कम हम इतना रोकथाम तो कर ही सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कि धांधली इस हद तक ना हो सके कि बीजेपी वहां पे सरकार बना सके। तो मेरी गुजारिश यही है सभी लोगों से कि 14 तारीख को 11 बजे, 14 जून को 11 बजे जंतर मंतर पे आए सब बड़ी से बड़ी संख्या में। और उसके बाद बिहार के सभी, मुझे अंबेडकरवादियों से गुजारिश करनी है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंबेडकरवादियों से गुजारिश करनी है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन खड़ा करें मतपत्र वापस लाने का, और हम लोग वहां पे आके आंदोलन में उनका साथ देंगे। पटना में हम खुद जाके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आंदोलन भी, शुरुआत आंदोलन की बिहार में करेंगे हम। इसका जो हम अनाउंसमेंट है डेट की 15 के, हम पटना कब जाएंगे ये आंदोलन शुरू करने के लिए मतपत्र वापस लाने का, वो हम 14 तारीख को जंतर मंतर से ही करेंगे 11 बजे। तो मुझे आपसे यही गुजारिश करनी थी। हाँ, सुरजेवाला साहब ने, राहुल गांधी जी ने एक और ट्वीट भी किया है कि सुरजेवाला साहब ने जो एक पिटीशन जो डाली थी उसमें 2009 से लेकर 2024 तक जो वोटर लिस्ट है उन्हें दे दी जाए। तो उस पर राहुल गांधी जी ने रिक्वेस्ट की है चुनाव आयोग से। मेरा ये मानना है कि सुरजेवाला साहब को कंटेंट की प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि 25 फरवरी का वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है सुरजेवाला साहब का, वो मैं आपको बता भी दूं, ये है वो ऑर्डर। उसमें 3 महीने का टाइम दिया था चुनाव आयोग को,
चुनाव आयोग ने 3 महीने तक अगर वो नहीं दिए, क्योंकि 3 महीने 24 मई को खत्म हो चुके थे, तो उसके बाद उन्हें कंटेम्प्ट लगानी चाहिए थी। राहुल गांधी जी को कोई गुजारिश करने की चुनाव आयोग से जरूरत नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सब सबूत जुटा के भी होगा क्या? वोटर लिस्ट में धांधली आपके हाथ आ गई तो उससे क्या हरियाणा का और महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आगे जो चुनाव आयोग के कार्यकर्ता हैं, जो वोटर लिस्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं अलग अलग जगह पे, क्या वो धांधली करना बंद कर देंगे? नहीं। धांधली रोकने का इलेक्टोरल ऑफिसर्स का जो वोटर लिस्ट है उसमें धांधली रोकने का तरीका भी ये है जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। हमने इसकी भी एफआईआर कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट में, पूरे देश में जो वोटर लिस्ट में धांधली कर रहे हैं इलेक्टोरल ऑफिसर्स, उसके लिए भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमने ना सिर्फ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर करा रखी है चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों के खिलाफ, बल्कि क्योंकि चुनाव आयोग ने अमित शाही फरमान की वजह से शायद नहीं की एफआईआर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, तो हमने अदालत में भी ये मुकदमा भी डाल रखा है। तो असली तरीका ये है वोटर लिस्ट में धांधली रोकने का। आखिरी बात मैं यही कह के खत्म करूंगा कि आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि बैलेट पेपर वापस लाने के आंदोलन से जुड़ें। यही सही रास्ता है। चाहे कोई भी गड़बड़ी और धांधली बीजेपी और आरएसएस कर रही है उसको रोकने का, क्योंकि अगर मतपत्र से चुनाव नहीं होंगे, पब्लिक ओपिनियन कितना भी बन जाए, कितने धरने प्रदर्शन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि वो चुनाव में धांधली करा के चुनाव जीतते रहेंगे और इन आंदोलन से उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।